Hi dear learner, this is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is how to learn idioms and phrases with tips and tricks. The main concern is that we learn idioms and phrases and another type of vocabulary but we forget. Today we are going to remove this problem and we have been discussing this problem for a long time. Today we are again before you with new idioms and phrases, and these phrases and idioms are related to UP Board Class 12 Examination 2020 especially, and it is for board students. यह केवल बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी काम करने वाले हैं। लेकिन अगर हम पार्टली थोड़ा थोड़ा करके काम करें और ईडियम्स को लर्न करते चलें तो इनको बढ़ाते रहना आसान होता है। तो हम टिप्स एंड ट्रिक्स हर एक ईडियम के साथ, हर एक फ्रेज के साथ यूज़ करेंगे। आपका काम है कि आप नोटबुक लेकर के बैठेंगे और उन टिप्स एंड ट्रिक्स को लिखते रहेंगे। होता क्या है कि जनरली हम एकदम से मीनिंग ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मीनिंग हम भूल जाते हैं। एक्चुअली ईडियम क्या होता है? ईडियम होता है जिसका मीनिंग बिल्कुल उसके वर्ड्स से मैच नहीं करता, जिसको हम मुहावरा कहते हैं। और अगर वर्ड्स के मीनिंग से लिटरली मीनिंग क्लियर करता है वही ऑप्शन रॉन्ग होता है, क्योंकि वो वर्ड मीनिंग होता है। तो ईडियम का मतलब ही यह है कि वर्ड्स कुछ और हैं जबकि मीनिंग कुछ और है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात, ईडियम्स जो होते हैं वो आपके एडवर्ब की जगह यूज़ हो सकते हैं, एडजेक्टिव की जगह यूज़ हो सकते हैं, नाउन या नाउन फ्रेज की जगह यूज़ हो सकते हैं और वर्ब की जगह पे यूज़ हो सकते हैं। तो हमें 3 बातें सीखनी हैं। इन सारी बातों को सीखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को अगर अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और इन 3 पॉइंट्स को आप यहाँ पर लगातार लिखते रहेंगे। पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं अपने पहले ईडियम से, विदाउट राइम और रीज़न। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका मीनिंग लिख लेते हैं। विदाउट राइम और रीज़न का मतलब होता है, इसको कई तरह से समझ सकते हैं। इलॉजिकली या इलॉजिकल, आप कह सकते हैं मीनिंगलेस, या कह सकते हैं विदाउट रीज़न। हिंदी में कह सकते हैं बेमतलब का बेमतलब में। तो अब इस मीनिंग को हमने यहाँ पर यूज़ किया, ये सारे हमारे मीनिंग्स आए। इस मीनिंग को हमने कई तरह से लिखा क्योंकि कोई भी मीनिंग कई तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब विदाउट राइम और रीज़न को हम रिलेट करेंगे कि ऐसा क्या करें कि हम इस ईडियम को इन मीनिंग से टच कर सकें। हिंदी में हमने बताया इसका मतलब होता है बेमतलब का, यानी बिना कारण के, अकारण। तो अब इसको यूज़ करते हैं। हमने कहा यू आर शाउटिंग विदाउट राइम और रीज़न, यानी अगर आप गुस्सा कर रहे हैं हमारे ऊपर, आप चिल्ला रहे हैं तो कुछ तो कारण होना चाहिए कि ये काम बिगड़ा, बट कोई काम बिगड़ा ही नहीं है और आप नाराज़ हो रहे हैं। तो विदाउट राइम और रीज़न इट मीन्स बिना मतलब में। तो आप हिंदी लिख सकते हैं यहाँ पर बिना मतलब में या बिना किसी कारण, बिना कारण के, बिना कारण के। तो ये आपने लिख लिया हिंदी में, ये आपके इंग्लिश में मीनिंग आ गए। अब सवाल ये है कि हम इसे कैसे याद करें कि ये जो ईडियम है इससे रिलेट करता है। देखिए राइम किसे कहते हैं, सबसे पहले राइम वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। राइम कुछ ऐसा होता है जैसे कि हमने अभी कुछ वर्ड्स आपके सामने हम बोल रहे हैं, मून 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 यू शुड कम सून। तो मून और सून मिल रहे हैं आपस में, तो वे वर्ड्स क्या कर रहे हैं, आपस में राइम कर रहे हैं। यानी सून आने का एक कारण हुआ कि पहले वर्ड हमने मून लिखा था, तो ये राइम यानी एक कारण हुआ। मून के कारण की वजह से हमने सून यूज़ किया। तो यानी जब कोई राइम ही नहीं है, कोई रीज़न ही नहीं है, तो और कोई नाराज़ हो रहा है तो बिना मतलब के नाराज़ हो रहा है, क्योंकि वजह की जो राइम है वो आपके एक्शन से नहीं हो रही है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं विदाउट राइम और रीज़न। जब आपको ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है तो आपको इसका यूज़ लिखना पड़ता है, क्योंकि बोर्ड में आपको क्वेश्चन दिया जाता है यूज़ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेजेस सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर, यानी आपको अपने मीनिंग से उसका यूज़ क्लियर करना पड़ता है। तो आई होप कि इसका यूज़ आप अच्छे से सीख गए होंगे। एग्जामिनेशन में जब भी आप इसका यूज़ करें तो सेंटेंस को बहुत छोटा रखें,
क्लियर रखें और आसान रखें। तो लिखिए डोंट शाउट विदाउट राइम और रीज़न, तो केवल आपको 2 वर्ड्स डोंट शाउट, डू नॉट शाउट, 3 वर्ड्स आपको लगाने पड़े और ये सारा ईडियम आपका काम आ गया। लास्ट में फुल स्टॉप लिख देंगे और विदाउट राइम और रीज़न को अंडरलाइन कर देंगे। तो अब हम आते हैं सेकेंड ईडियम पर। इसको हमने दिया नंबर 1, ये नंबर 2। तो टू गेट रिड ऑफ, तो टू गेट रिड ऑफ का सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। टू गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, यानी किसी चीज से आपको निजात मिल जाना। छुटकारा पाना, ये हमने इसको समझ लिया। जब हमारा MCQ बेस्ड क्वेश्चन होता है तो कई बार जो इसका मीनिंग दिया गया होता है वो खुद इंग्लिश में होता है, वो वर्ड्स हमारी समझ में नहीं आते। तो उन वर्ड्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं, आइए हम बताते हैं। तो छुटकारा पाना से रिलेटेड जो भी एक्सप्रेशन हो, ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली 100% वही सेंस दे रही है। अगर अ लिटिल बिट इधर या उधर हो तो भी आपका आंसर सही हो सकता है। समझते हैं यहाँ पर, अगर हम ये कहें फ्री फ्रॉम, तो अगर आप किसी चीज़ से फ्री हो गए तो आपने छुटकारा ले लिया। अगर आपने रिमूव कर दिया तो आपने छुटकारा ले लिया। तो इस तरह से आपको सेंस देखना है कि छुटकारा पाने वाला सही ऑप्शन किन वर्ड्स में दिख रहा है। कई बार एक ऑप्शन जो अदर वर्ड्स के साथ अच्छा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वही हमेशा अच्छा रहे, क्योंकि उससे अच्छा मीनिंग किसी और ऑप्शन में दे रखा हो सकता है। तो आपको सारे ऑप्शंस रीड कर लेने ज़रूरी हैं किसी भी आंसर को डिसाइड करने से पहले। अब गेट रिड ऑफ को हम रिलेट करेंगे छुटकारा पाने से, कि हमें गेट रिड ऑफ पढ़ते ही कैसे याद आ जाए। तो देखिए, गेट का मतलब होता है लेना और रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना। अब रिड को छुटकारा वर्ड से जोड़ने की कोशिश करें। अगर आप जो है किसी चीज को घटा रहे हैं तो रिड से रिडक्शन याद रखिए, रिड्यूस याद रखिए। अगर आप अपनी मुसीबतों को रिड्यूस कर रहे हैं तो यानी घट रही हैं, और छुटकारा कब लेते हैं, जब पूरी तरह से समाप्त हो जाएं। तो रिड से रिडक्शन, तो टू गेट रिड ऑफ, तो गेट रिड ऑफ आपको याद दिला देगा कि छुटकारा पाने से रिलेटेड है। अब आते हैं इसके यूज पर। तो इसका यूज, अगर बहुत अच्छी बातें हैं तो शुड से यूज कर लीजिए, और अगर बुरी बातें हैं तो शुड नॉट यूज कर लीजिए। तो आपको एक यूज करने के लिए आता है, बहुत ज्यादा तो आते नहीं है। तो आप लिख दीजिए वी शुड गेट रिड ऑफ आवर बैड हैबिट्स। तो आपको यूज करना बहुत आसान हो जाएगा। आप शुड यूज करें पॉजिटिव एक्सप्रेशंस के लिए, शुड नॉट यूज करें नेगेटिव एक्सप्रेशंस के लिए, और 2 ही तरह की एक्सप्रेशंस होती हैं, आपको इजी लगेगा। इसके बाद हम आते हैं तीसरे इडियम सेट असाइड पर। सेट असाइड का मतलब होता है रिजेक्ट करना। अब इसका मतलब रिजेक्ट करना, इसकी हिंदी बताना मुझे नहीं लगता कि जरूरी है। हालांकि रिजेक्ट करने का मतलब है निरस्त करना, या नल एंड वॉइड कर देना, या किसी चीज को बेकार साबित कर देना, या किसी चीज को महत्वहीन साबित कर देना। तो रिजेक्ट का मतलब जो भी निकल करके आए वो आपको ऑप्शन में देखना है कि आपको रिजेक्ट से मैच करता हुआ कौन सा ऑप्शन है। और दूसरी बात, हमें इसे याद करना है। हम इसे याद कैसे रखें, हम इसको याद कैसे रख पाए कि सेट असाइड आते ही रिजेक्ट हमारे मन में आ जाए। तो हमें प्रेशर नहीं अपने माइंड पर देना, बल्कि कुछ लिंक तैयार करना है। तो अगर हमारे पास कोई चीज है, असाइड माने हमने उसे हटा दी, किसी ने हमें दिखाया कि आपको ये फोन पसंद है, हमने अपने हैंड की बैक से हटाकर साइड कर दिया, यानी सेट असाइड, नहीं पसंद है, इट मींस हमने रिजेक्ट कर दिया। तो सेट असाइड, ये एक्शन याद रखिए, हमने उसको सेट कर दिया साइड में, नहीं चाहिए। तो ये आपका क्या हुआ, रिजेक्ट फ्रेज है सूनर और लेटर। अभी आपने एक बात यहाँ पर ध्यान दी होगी कि हमने सेट असाइड को रिजेक्ट बोल करके इडियम बोला, जबकि सूनर और लेटर को हम सिर्फ फ्रेज बोल रहे हैं। तो ये समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि इडियम अपने आप में फ्रेज भी है, लेकिन हर फ्रेज इडियम हो ये जरूरी नहीं है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इडियम यानी जो फ्रेज है, अगर उसके वर्ड्स लिटरली शब्दों के अनुसार उसका भाव, उसका सेंस नहीं दे रहे हैं तो वो इडियम है। लेकिन अगर वर्ड्स के मीनिंग की तरह से यूज किए जा रहे हैं, लिटरली यूज किए जा रहे हैं, या अक्षरशः यूज किए जा रहे हैं, तो वो सिर्फ फ्रेज है। सूनर और लेटर, जल्दी या देर में, तो बिल्कुल सेम ऐसा ही इसका मीनिंग निकला, आज नहीं तो कल, देर सबेर, तो बिल्कुल मैचिंग से मीनिंग्स निकल कर आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको फ्रेज बोला और इसीलिए हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस एक्सप्रेशन यूज की है।
तो सूनर और लेटर का मतलब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आज नहीं तो कल। अब हम आज नहीं तो कल को इंग्लिश में कितनी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास एमसीक्यू बेस्ड ऑप्शंस होते हैं तो हमें क्या करना होता है, आज नहीं तो कल। अगर हम आपको इसके मीनिंग में एक वर्ड दे दें, ठीक है, अनअवॉइडेबल, तो सूट करता हुआ लगता है कि अनअवॉइडेबल है तो जल्दी या देर में वो काम होकर रहेगा। दूसरा एक एक्सप्रेशन लेते हैं इनएविटेबल, यानी ऐसा वर्ड जो कि ये बताता है कि आना ही आना है, कब आएगा ये क्लियर नहीं है। तो कोई भी ऐसा वर्ड आपको चारों ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर लेना है जो कि इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है। अब सूनर और लेटर, इसके अंदर हमने याद करने का मेथड भी सीख लिया कि जल्दी या देर में, यानी आज नहीं तो कल होकर रहेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट इन आवर ओन सेंटेंस। तो हम कहेंगे कि डेथ विल कम सूनर और लेटर, क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट है, सूटेबल है, और ये जब भी आप अपना सेंटेंस बनाएं तो सेंटेंस आपका बहुत शॉर्ट में क्लियर और मीनिंगफुल होना बहुत जरूरी है। सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि आप अपने वर्ड के, इन वर्ड्स के, इडियम्स के मीनिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पर, रीड बिटवीन द लाइन्स। यह है नंबर 5। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है टू नो द सीक्रेट, टू नो द सीक्रेट। टू नो द सीक्रेट को आप क्या क्या कह सकते हैं, रहस्य जान जाना, स्थिति को भांप लेना। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं भांप लेना। भाप नहीं, वाष्प की बात नहीं कर रहे हैं, स्थिति की बात कर रहे हैं। स्थिति मीन्स सिचुएशन को एक तरह से एज्यूम कर लेना, स्थिति को भांप लेना। एक आइडिया लगा लेना, तो आइडिया ले लेना। तो यहाँ पर रीड बिटवीन द लाइंस, ये आपको वर्ब पर यूज करना है, ये भी आपको वर्ब पर यूज करना था, ये भी आपको वर्ब पर यूज करना था, ये आपको एडवर्ब पर यूज करना था। तो हमें ये भी समझ लेना है कि कौन सा इडियम कहाँ पर यूज करना है। तो रीड, रेड, रीड आपकी वर्ब्स होती हैं, बिटवीन द लाइंस इसका मतलब है स्थिति को जान लेना, ये छिपी हुई बात का पता लगा लेना। अब हमारा काम होगा कि हम कैसे इस रीड बिटवीन द लाइंस को स्थिति को जान जाने से रिलेट करें, ताकि हमें मीनिंग याद ना करना पड़े और अचानक से हमेशा जब भी वर्ड हमारे सामने आए हमें मीनिंग क्लियर हो। तो अगर कोई लाइंस लिखी हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोड है, किसी क्लासिक, किसी ग्रंथ से दो लाइन उतारी गई हैं और वो लाइंस का जो मीनिंग है वो समझ में नहीं आ रहा, तो आप कहते हैं कि आई कैन रीड बिटवीन द लाइंस, यानी मैं इन लाइंस के बिटवीन क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है उसे मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं छिपी हुई जो बातें हैं, जो गूढ़ रहस्य हैं, जो बहुत ही हिडन मीनिंग्स हैं, उनको मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं। तो इसका मतलब हो गया कि आपने अंदाजा लगा लिया कि इन छिपे हुए बातों में क्या बात पॉसिबल है होना। तो रीड बिटवीन द लाइंस, तो ये जो रीड करना है लाइंस के बिटवीन में, तो ये खुद आपको ये बता देगा कि आप लाइंस के बीच में रीड कर रहे हैं, इट मींस आप स्थिति के बीच में अपना अंदाजा लगा रहे हैं और वो सही होगा। अब इसका यूज देखते हैं। यूज आप करेंगे ऑलवेज बी अलर्ट एंड रीड बिटवीन द लाइंस, ऑलवेज बी अलर्ट एंड रीड बिटवीन द लाइंस। और अगर आपको कुछ भी बनाना नहीं आ रहा तो हम आपको एक सीक्रेट बता चुके हैं कि शुड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में सेंटेंसेस में लगाइए और शुड नॉट नेगेटिव में लगाइए, और आप इस तरह से इसको यूज करेंगे। वी शुड रीड बिटवीन द लाइंस व्हेनेवर वी आर इन डेंजर। अब आते हैं अगले इडियम की तरफ। अगला इडियम है इडियम नंबर 6, पॉकेट एंड इंसल्ट। और इस इडियम का जो मीनिंग है वह है टू बियर इंसल्ट। अब इंसल्ट झेलना या इंसल्ट को बियर करना, ये हमें जब ऑप्शन में आएगा हमारा क्वेश्चन या हमें आंसर्स ऑप्शन में होंगे तो हम कौन सा चुने, तो हमें इंसल्ट झेलना, जो हमने इजीएस्ट एक्सप्रेशन निकाली है
के अकॉर्डिंग हम चुनेंगे, जो कि डेनिग्रेट वर्ड भी हो सकता है, जो कि लेट डाउन भी हो सकता है। तो ये अब आपके ऊपर है कि रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जो कि ऑप्शन में दिए गए होंगे उनके मीनिंग्स आपको याद हैं कि नहीं। और मीनिंग्स याद करने के लिए आपको एक सतत प्रयास करना होगा, कॉन्टिन्यूअस एफर्ट करना पड़ेगा कि आप हर वर्ड को सीखते रहें। बट यू विल चूज द वर्ड इन विच यू आर गिवन टू बियर द इंसल्ट, जिसमें इंसल्ट को बियर करना, बर्दाश्त करने की कोई भी बात नहीं रखी हो। तो यहाँ पर अब हम याद करेंगे कि पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब बेइज्जती झेलना को कैसे हम रिलेट करें। तो अगर हम इंसल्ट कहीं पर गए और हमें वहां पर कुछ नहीं मिला और हम इंसल्ट पॉकेट में रख करके लाए, तो इसका मतलब हुआ कि हमने वहां पर अपनी बेइज्जती कराई और हम अपमानित होकर के आए हैं। तो अभी जो पॉकेट है ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये नाउन हो, जबकि ये वर्ब है। ये समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको सब्जेक्टिव इसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा तो आपको अपने वर्ड्स में इन अ प्रॉपर सेंटेंस यूज करना पड़ेगा। तो आप इसका यूज करेंगे आई कांट पॉकेट एंड इंसल्ट। तो आपको केवल आई कांट लिखना पड़ा। कई बार जब इडियम्स याद ना हो तो हमें एक सेंटेंस उसका याद कर लेना चाहिए। सेंटेंस क्या याद किया हमने? आई कांट पॉकेट एंड इंसल्ट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन, नेक्स्ट इडियम वंस फॉर ऑल पर। वंस फॉर ऑल का मतलब होता है हमेशा के लिए। इट मीन्स फॉर एवर, हमेशा के लिए। अब हमेशा के लिए को लेकर जो भी आपको इंग्लिश में एक्सप्रेशंस हों वो सारी आपके तैयार होनी चाहिए, क्योंकि एक वर्ड मीनिंग जो आपने लर्न किया है जरूरी नहीं है कि वही आपको एग्जामिनेशन में आए। इसलिए ऑप्शन कभी कभी हमें आसान लगते हैं, बट ऑप्शंस को चुनने के लिए हमारा इंग्लिश का और अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए, तो फॉर एवर हो सकता है, फॉर गुड हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इसको हमने इसका लिंक बनाना है कि वंस फॉर ऑल आते ही हमेशा के लिए हमें कैसे माइंड में आ जाए। देखिए वंस का मतलब होता है एक बार, ऑल मीन्स सब के लिए, यानी हमेशा के लिए। अगर हमने वोकैबुलरी याद की तो हमने एक बार याद की सारे ऑल डेज के लिए, पूरी लाइफ के डेज के लिए एक बार वोकैबुलरी लर्न की लाइफ के सारे डेज के लिए। तो वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ही लेफ्ट इंडिया वंस फॉर ऑल, ही लर्न इंग्लिश वंस फॉर ऑल। तो इस तरह से आप इसका सही से यूज कर सकते हैं। ऑन फिंगर टिप्स जिसका मीनिंग है टू बी एक्सपर्ट। अगर हम इंग्लिश में एक्सपर्ट समझ लेते हैं तो हिंदी में एक्सप्रेस करने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यहां पर एक्सपर्ट लिख लेते हैं। एक्सपर्ट क्या है? एक्सपर्ट अपने आप में एडजेक्टिव है, इट मींस ये एडजेक्टिव की जगह पर यूज होगा। एक्सपर्ट मींस कुशल, पारंगत, निपुण। आप कोई सी भी एक्सप्रेशन समझ लें, अगर आपको एमसीक्यूज में आते हैं तो एक्सपर्ट से रिलेटेड जो भी एक्सप्रेशन एक्सपर्ट को अप्रोच करती हो, मैच करती हो, आप उसी को चुन लेंगे। अब ऑन फिंगर टिप्स, अक्सर आप कहते हैं कि भाई वो ये तो उसकी उंगलियों पर है, तो उंगलियों पर आपको अच्छे से याद होगा, तो उंगलियों पर होने का मतलब एक्सपर्ट होना है। तो ऑन उंगलियां, तो ये आपको याद रह जाएगा। अब द क्वेश्चन इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट। द आंसर इज हिज सन इज ऑन फिंगर टिप्स इन मैथमेटिक्स। आप इसको इस तरह से यूज नहीं कीजिएगा, मैथमेटिक्स इज हिज ऑन हिज फिंगर टिप्स, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा। आप लिखेंगे हिज सन इज ऑन फिंगर टिप्स इन मैथमेटिक्स। यहां पर थोड़ा सोच समझकर यूज करना, हमें इस वाले इडियम को लेकर के सीखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इडियम नंबर 9 ऑफ एंड ऑन। ये कभी कभी ऑन एंड ऑफ करके भी आपको दे दिया जाता है और इसका मतलब होता है इर्रेगुलर। और इरेगुलर अगर हम यहाँ से अंडरस्टैंड करें तो अनियमित होना, रेगुलर ना होना, लगातार काम ना करना, सो मेनी एक्सप्रेशंस यू कैन अंडरस्टैंड। तो एक वर्ड काफी है यहाँ पर इंग्लिश में। अब ये कैसे याद रखें कि ऑफ एंड ऑन का मतलब इरेगुलर होता है। तो देखिए आपने कभी लाइट ऑफ कर दिया, कभी ऑन कर दिया, आपका बल्ब खराब हो गया है, कभी लाइट देने लगता है, कभी बंद कर देता है, खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है। तो यहाँ पर ऑफ बंद हो जाता है, ऑन खुल जाता है, यानी स्विच ऑन स्विच ऑफ, लाइट ऑफ लाइट ऑन। तो लाइट आ रही है जा रही है तो इरेगुलर है।
तो ऐसे ही समटाइम्स स्टूडेंट्स आर ऑफ एंड ऑन इन द क्लासरूम, तो इस तरह से ये आपका यूज भी हो गया। स्टूडेंट्स आर ऑफ एंड ऑन इन देयर क्लासरूम, तो इसका ये प्रॉपर यूज होगा। इसके बाद हम आते हैं 10 नंबर पर, और 10 नंबर में दिया है निप इन द बड। निप इन द बड का मीनिंग होता है टू फिनिश इन द बिगिनिंग। टू फिनिश इन द बिगिनिंग का क्या मतलब होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। निप जो है यहाँ पर वर्ब है, निप, निप्ड, निप्ड। अब सबसे पहले निप इन द बड को शुरुआत में ही खत्म कर देना, किसी चीज के पैदा होते ही फिनिश कर देना से हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि निप इन द बड सुनते ही हमें फिनिश इन द बिगिनिंग याद आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस एक्शन को देखिए। निप का मतलब होता है जैसे कोई फूल आप 2 उंगली से तोड़ते हैं, और बड कहते हैं कली को। तो जब आप कली बनने पर ही उसको निप कर दें, तोड़ दें, तो ना बीज बनेंगे ना नए पौधे बनेंगे। यानी आपने कली के दौर में ही कली को तोड़ दिया तो फूल नहीं बना, बीज नहीं आए, फसल नहीं होगी, यानी आने वाली प्रॉब्लम को आपने बिगिनिंग में ही खत्म कर दिया। तो निप इन द बड पढ़ते ही, बड मीन्स कली, निप माने तोड़ देना, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा टू एंड इन द बिगिनिंग। अब इसका मीनिंग किसी भी एक्सप्रेशन में दे रखा हो, जरूरी नहीं कि यही वर्ड्स लिखे हुए आए, तो उन वर्ड्स को आप चेक कीजिए कि शुरू में ही खत्म कर देना का मीनिंग किस एक्सप्रेशन से रिलेट करता है, वही आपका आंसर बन जाएगा। ये आप यूज इस तरह से करेंगे, वी शुड लगा दीजिए बस, वी शुड निप इन द बड आर बैड हैबिट्स, हमारी बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड इन द बड, आर बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड इन द बड। आप इस तरह से एक्सप्रेशन बना सकते हैं। आइए अब देखते हैं कुछ दूसरे इडियम्स। इडियम नंबर 11 है ह्यू एंड क्राई, और ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोर शराबा। अब ये जो शोर शराबा है ये केवल नॉइज करने से रिलेटेड नहीं है। शोर शराबे का मतलब जो है प्रोटेस्ट भी हो सकता है, शोर शराबे का मतलब ऑब्जेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर शोर शराबे को समझना है। सपोज कीजिए कि बाहर आउटसाइड स्ट्रीट्स में बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो ये शोर शराबा, ये वाले शोर की बात नहीं है। जो शोर है वह है ऑब्जेक्शन। तो ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई को हम लर्न करने का मेथड अभी बताएंगे, बट बिफोर इट लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट। हम कहेंगे देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई ओवर जीएसटी बिल, ह्यू एंड क्राई ओवर जीएसटी बिल, यानी जब जीएसटी बिल आने वाला था तो पब्लिक के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, और ये समझना था कि ये सही होगा नहीं होगा, कैसे होगा। तो ये ह्यू एंड क्राई था ऑब्जेक्शंस को लेकर। दूसरा अगला इडियम है फेयर एंड स्क्वायर। पहले इसका मीनिंग लिख लेते हैं। फेयर एंड स्क्वायर का मीनिंग होता है ऑनेस्ट। अब ये जो ऑनेस्ट है ये है बेस्ड ऑन ऑनेस्टी, ईमानदारी से रिलेटेड। तो इसका सीधा सा मतलब ऑनेस्ट नहीं है, इसका जो मतलब है, इसका सही मतलब निकलेगा बेस्ड ऑन ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी से रिलेटेड। तो अब सबसे पहले हम इसका लिंक बनाते हैं कि फेयर एंड स्क्वायर को हम बेस्ड ऑन ऑनेस्टी कैसे लर्न करें। अगर कोई आपका एक्शन बहुत फेयर है और स्क्वायर को आपने स्क्वायर की तरह से दिया है, आड़ा तिरछा बनाकर नहीं दिया, यानी आपने डिजाइन ईमानदारी से बनाया है, हालांकि इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता इससे रिलेट करने में, लेकिन फिर भी हम याद करने के लिए कोई बहाना तलाश कर रहे हैं। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब हुआ ऑनेस्ट या बेस्ड ऑन ऑनेस्टी। तो जब आपको एमसीक्यूज में कोई भी ऐसा ऑप्शन आए जो ऑनेस्टी से रिलेटेड हो तो आप उसे टिक कर लेंगे, उसे चूज कर लेंगे। तो अब हम इसका यूज करेंगे, हम कहेंगे वी आर फेयर एंड स्क्वायर इन आवर टीचिंग, वी आर फेयर एंड स्क्वायर इन आवर बिजनेस। तो हमने अब की बार शुड हटा करके अलग तरह से इसको यूज यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद आता है कट एंड राइड। कट एंड राइड का मतलब होता है कि बिना चेंज के, कट एंड राइड का मतलब होता है जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते, इट मीन्स अनचेंजेबल, अनचेंजेबल।
अब कट एंड राइट को आप अनचेंजेबल से ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आपके पास कोई वेजिटेबल है, आपने उसको काटा और ड्राई सूखा लिया तो उसकी शेप एंड साइज में डिफरेंस आ जाता है। अब वो वापस उस स्थिति में नहीं जा सकती जैसे आपने ताजी वेजिटेबल को काटने के टाइम उसकी शेप एंड साइज देखी थी। तो इसलिए कट एंड राइट, काटा और सूखा लिया तो अनचेंजेबल शेप हो जाएगी, वो वापस अपनी शेप में नहीं आ सकती। तो यहाँ से आपने याद किया कट जो है अपने आप में वर्ब है, तो हम वर्ब को इस कट को वर्ब की जगह लगाकर याद करेंगे और हम इसका एक सेंटेंस बनाएंगे। द रूल्स ऑफ ग्रामर आर कट एंड राइट। द रूल्स ऑफ ग्रामर आर कट एंड राइट। यहां पर जो ये आपका वर्ड कट है, ये इसको आपको वर्ब की तरह से नहीं देखना बल्कि इस पूरे फ्रेज को देखना है जो कि एडजेक्टिव की तरह से दिखाई दे रहा है। तो कई बार वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, तो आपका ये बन जाएगा सेंटेंस द रूल्स ऑफ ग्रामर आर कट एंड राइट। ये एडजेक्टिव की तरह से आपको काम में लेना है। अगला है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है इजी टास्क। इजी टास्क हिंदी में आप लिख सकते हैं आसान काम। ये आपका एडजेक्टिव की तरह से यूज होगा, ये भी एडजेक्टिव की तरह से यूज हुआ है। तो अब इसका मीनिंग याद रखने की टेक्निक जानते हैं। हालांकि ये एक ऐसा इडियम है जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा याद होता है, फिर भी टेक्निक समझ लेते हैं। अगर कहीं पर फूल हैं और हम उस पर आराम कर रहे हैं तो खुशबू है, सॉफ्टनेस है, तो बड़ा आराम की जगह हुई। लेकिन अगर कहीं काटे हैं तो बड़ी जिंदगी मुश्किल है। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब लिटरली ये नहीं है कि फूलों का गद्दा, फूलों की सेज, फूलों का कोई भी शैया आराम करने की जगह, बल्कि हम कहेंगे आसान काम। तो इसको कैसे यूज करेंगे? लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ इज नॉट यहां लग जाएगा और ये आपका यूज में आ जाएगा। नेक्स्ट इज ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है लाना। लाना का मतलब यहाँ पर केवल ब्रिंग से नहीं है कि भाई जरा पानी लाइए, जरा दूध लाइए, ये लाना नहीं। तो यहाँ पर जो लाना है वो हैपन करने जैसा है। हैपन कैसे? कि रिजल्ट के सेंस में। तो आप इस सेंस को माइंड में रखिए, ना कि केवल मार्केट जाना, कहीं पर जाना और कोई चीज लेकर आ जाना। तो लाना किस तरह से, इसको हम समझते हैं। हमने कहा पहले इसका हम यूज करने वाले हैं। इसके मीनिंग को रिलेट करने से पहले हम कहते हैं गुड एक्शन ब्रिंग्स अबाउट गुड रिजल्ट। गुड एक्शन ब्रिंग्स अबाउट गुड रिजल्ट। तो अच्छे काम करोगे अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ब्रिंग अबाउट, तो ब्रिंग मीन्स लाना और अबाउट का मतलब है राउंड लेना, घूमना इधर उधर। तो जब आप बहुत कोशिश करते हैं, बहुत चक्कर लगाते हैं, तो आप अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आते हैं जब आप बार बार एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करते हैं। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब हो गया हैपन करना, और इसको रिजल्ट हमने इसलिए दिया कि आपको तुरंत सेंटेंस याद आ जाएगा कि गुड एक्शन ब्रिंग्स अबाउट गुड रिजल्ट। नेक्स्ट वन इज बिल्ड कैसल्स इन द एयर। इसका मतलब है हवाई किले बनाना। अब हवाई किले से जो मतलब है वो है कि झूठी कल्पना या केवल कल्पना में रहना, कल्पनाशीलता। इसको आप कह सकते हैं अव्यवहारिक सोच, इम्प्रैक्टिकल आइडिया। तो आप समझने की कोशिश करें, अगर हम मेहनत नहीं कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल कर लेंगे, तो हम कल्पना में हैं। इट मीन्स अनरियलिस्टिक आइडिया, आप इसे समझ सकते हैं। अनरियलिस्टिक थॉट, अनरियलिस्टिक थॉट। अनरियलिस्टिक थॉट का मतलब क्या हुआ कि जो हम सोच रहे हैं वो बिना कर्म के पूरा नहीं हो सकता। तो बिल्ड कर रहे हैं हम कैसल्स को हवा में। तो बिल्ड का मतलब हुआ बनाना, निर्माण करना। कैसल्स का मतलब है किले। और जब हम एयर में किले बना रहे हैं तो वो हवा में किला बन ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही अगर हम बिना मेहनत के किसी सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, मोरोवर इट, और उसे मेंटेन करना चाहते हैं, तो वह नामुमकिन है। इसका मतलब है झूठी सोच, गलत कल्पना या अव्यवहारिक कल्पना या इम्प्रैक्टिकल आइडिया। तो आपको इम्प्रैक्टिकल आइडिया से रिलेटेड जो भी ऑप्शन आए आपको वो चूज कर लेना है। इसके बाद है बरी द हैचेट। इसका मीनिंग है
दुश्मनी समाप्त करना, दुश्मनी समाप्त करना, दुश्मनी समाप्त करना। अब इसको हम कैसे रिलेट करें, इंग्लिश में कहेंगे एंड द एनमिटी, एंड द कॉन्फ्लिक्ट, यानी दुश्मनी से रिलेटेड जो भी ऑप्शन आ जाए, वो कॉन्फ्लिक्ट हो, डिस्प्यूट हो, एनमिटी हो, आप उसको चूज कर लेंगे। और बरी का मतलब है एंड करना। अब बरी द हैचेट को हम रिलेट करेंगे इस मीनिंग से, क्योंकि हमें ये याद करना है। बरी का मतलब होता है दफनाना या मिट्टी में दबाना। हैचेट कहते हैं खंजर को, चाकू को, नाइफ को, वेपन को। जब हम वेपन को मिट्टी में बरी कर दें तो ऑफ कोर्स दुश्मनी फिनिश हो गई, इट मींस हमने खतरनाक चीज छिपा दी, तो दोस्त हो गए। तो बरी द हैचेट, दुश्मनी समाप्त करना। अब ये जो बरी यहाँ पर है, ये है वर्ब। क्या है ये है वर्ब। अब इस वर्ब को यूज करना है, तो लगा दीजिए। सिंपल बात हमने बताई कि आपको वी शुड बरी द हैचेट, फुल स्टॉप, तो आपका परफेक्ट यूज हो जाएगा। इसके बाद है ऑल एंड सन्ड्री, यानी प्रत्येक बिना भेदभाव के, प्रत्येक बिना भेदभाव के, यानी अमीर गरीब, रिच और पुअर, इक्वली, इन जनरल। तो प्रत्येक बिना भेदभाव को लेकर जो भी एक्सप्रेशन आपके ऑप्शंस में दी गई हो, आप उसको यूज करेंगे, अपना आंसर के रूप में उसको चूज कर लेंगे। विदाउट डिस्टिंक्शन, ठीक है, इक्वली, या जो भी आपको लगता हो कि जिस एक्सप्रेशन में भेदभाव नहीं दिखाई दे रहा या भेदभाव को मना करने की बात की गई है, तो वहां पर आप ऑल एंड सन्ड्री को चुन लेंगे। तो ऑल एंड सन्ड्री का अब हम यूज करेंगे। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब हम इस तरह से लेंगे, एवरीबडी। अब एवरीबडी ऑल एंड सन्ड्री है, एवरीबडी में अमीर गरीब सब आते हैं, तो आप कहेंगे आई विल इनवाइट all and sundry in my party, I'll invite all and sundry in my party। तो आपने all and sundry को नाउन फ्रेज की तरह से यूज किया और एज एन ऑब्जेक्ट आपने यूज किया। अब इसको रिलेट करते हैं याद करने के लिए। तो यहाँ पर all सभी, sundry यानी ऐसा याद रख लीजिए कि all आम इंसान और सुंदरी कोई सुंदर महिला या सुंदरियां महिलाएं, यानी कम सुंदर और ज्यादा सुंदर सभी तरह के लोग वहां पर मौजूद थे। तो जो सुंदर, इस सन्ड्री को अगर हम सुंदरी करके याद कर लें, तो ऑल और सुंदरी, यानी जो ब्यूटीफुल नहीं है और जो ब्यूटीफुल है, सभी तरह के लोग वहां पर मौजूद थे। तो नंबर 19, अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज, अभी पीछे आपका एक इडियम गया है, टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, यानी हवाई किले बनाना, या अनरियलिस्टिक थॉट इसके अंदर दोबारा से आ गया, अनरियलिस्टिक थॉट। और अनरियलिस्टिक थॉट का मतलब होता है अव्यवहारिक बात को सोचना। अव्यवहारिक मतलब जो जिंदगी में होती हुई प्रतीत नहीं होती और होगी भी नहीं। किस तरह से कि अगर हम ये कहें कि हम मेहनत नहीं करना चाहते और काम नहीं करना चाहते और सफलता मिल जाए, तो सफलता तो काम से आती है, तो बिना काम करे सफलता हासिल करना फूल्स पैराडाइज में रहने जैसा होगा। अगर हम खाना ना बनाएं और सीधे चाहे कि हमारे मुंह में खाना आ जाए, ये इम्पॉसिबल है, कुछ ना कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी सोच में जीने वाला आदमी फूल्स पैराडाइज में रहता है, अर्थात मूर्खों वाली कल्पना में रहना। तो अनरियलिस्टिक थॉट से रिलेटेड जो भी एक्सप्रेशन आपको मिले, आप उसको टिक कर लेना। फूल्स मूर्ख, पैराडाइज जन्नत, स्वर्ग, हेवन। तो मूर्खों का स्वर्ग क्या होगा कि आराम करते रहो, सफलता मिलेगी। अ मेडन स्पीच, यहां पर जो है आप इसमें डी कर लीजिए। अ मेडन स्पीच का मतलब होता है कि ऐसी स्पीच जो आपने फर्स्ट टाइम दी हो, फर्स्ट टाइम दी हो। तो जैसे कि मेडन को आप नव युवती से रिलेट कर लें, ठीक है। तो मेडन मीन्स कोई भी युवती या लड़की। तो मेडन का मतलब होता है नई, मेडन का मतलब होता है यंग, जिसकी मैरिज ना हुई हो। तो स्पीच तो यानी ऐसी ही आप रिलेट कर लें, पहली बार दी गई स्पीच। अगला इडियम है हमारा अमेडन स्पीच, जिसका मतलब होता है पहला भाषण, जिससे पहले कोई भाषण नहीं दिया। अब हम इस बात को इससे रिलेट करके देखते हैं कि हम इसे कैसे याद कर सकते हैं। मेडन
एक कुंवारी लड़की को कहते हैं और महिला जो शादी के बाद कहलाती है। तो यहाँ पर मेडन का मतलब है पहला, यानी पहले से आप याद रख लें कि पहला भाषण। तो ये हमने मेडन का मतलब नया होने से हमने यहाँ रिलेट किया है। तो पहला भाषण हम कहेंगे एवरीबडी अप्रिशिएटेड माय मेडन स्पीच, कि मैंने पहली बार जो भाषण दिया तो लोगों ने उसको सराहा। तो इसमें ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, पूरा जो आपका ये फ्रेज है नाउन फ्रेज कहलाएगा। तो इसे आप कैसे यूज करेंगे, एवरीबडी अप्रिशिएटेड माय मेडन स्पीच, यहाँ पर ये इसका यूज शुड से थोड़ा अलग हो गया है। एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब है तितर बितर। तितर बितर का मतलब होता है बिखरे हुए होना, अव्यवस्थित होना। अब आप इसको किस तरह से डिस्पर्स कह सकते हैं, स्कैटर कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं, विदाउट ऑर्डर कह सकते हैं। कोई भी फैले हुए होने का सेंस आ जाए जो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म दिखाने वाला हो, उस ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे। तो एट सिक्सेस एंड सेवंस, मान लीजिए इसको हम कैसे याद करें, तो हमें ये रिलेट करना होगा। आपकी जो बुक्स है वो एक पैटर्न पर होनी चाहिए। आपने 6 6 6 करके बुक्स लगाई, लेकिन कहीं 6 लगाई, कहीं 7 लगाई, कहीं 5 लगाई, तो वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, नॉट ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर ऑर्गेनाइज ना हो, अव्यवस्था बनी हुई हो, तो वहां 6 एंड 7 होता है। ये आपका एडवर्ब है जो कि हाउ का आंसर देता है। तो सेंटेंस में जहां पर हाउ का आंसर लगे वहां पर आपको ये लगाना है। तो आपका सेंटेंस होगा योर बुक्स आर लाइंग एट 6 and 7। एन एपल और वंस आई का मतलब होता है वेरी डियर। इसकी हिंदी की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि बहुत प्यारा, बिल्कुल सीधे से समझ में आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि इसका लिंक वेरी डियर से कैसे बनेगा। देखिए, आंख के अंदर जो होता है वो एप्पल नहीं होता, प्यूपिल होता है, जिसको हम पुतली कहते हैं या तारा कहते हैं। तो किसी की आंख का तारा, तारा मतलब प्यारा, तो इस एप्पल को तारे से याद रखिए, क्योंकि भूखे को जो एप्पल है वो इस तारा जैसा लगता है, कीमती लगता है। तो वेरी डियर, तो हम किसी भी व्यक्ति को जो बहुत अच्छे गुण वाला है उसको कह सकते हैं ही इज एन एप्पल ऑफ वंस आई। तो यहाँ वंस की जगह अगर मैं अपने लिए कहूंगा तो माई आईज कहूंगा, अगर मैं किसी परिवार के लिए कहूंगा, बहुत सारे लोगों के लिए कहूंगा तो देयर बोलूंगा, और अगर किसी लड़की के लिए बोलूंगा तो हर बोलूंगा। तो जहां पर ये ओ एन अपोस्ट्रोफी एस आता है वहां पर आप हिज हर माय अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड रिक्वायरमेंट बदल सकते हैं। तो एन एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब हुआ बहुत प्यारा। हम कह सकते हैं यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई। ऑल इन ऑल, यानी एक तो है सब और सब में सब, इट मीन्स एवरीथिंग। इसका मतलब हुआ द हेड, इसका मतलब हुआ सर्वे सर्वा, इसका मतलब हुआ द चीफ पर्सन। तो जहां पर हेड और चीफ पर्सन को दिखाने वाली कोई भी एक्सप्रेशन आए तो वो ऑल इन ऑल होगा। ऑल इन ऑल एडजेक्टिव की फ्रेज की तरह यूज में लाना है। हम कहेंगे ही इज ऑल इन ऑल, तो उसकी खूबी है कि वह सर्वे सर्वा है, वह सब कुछ है, वह मेन पर्सन है, वह चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये जो भी है, ऑल इन ऑल। तो आपने याद किया कि ऑल इन ऑल का मतलब होता है मुख्य व्यक्ति जो सीनियर मोस्ट हो। तो इस तरह से ऑल सब में, और वो अकेला ही सब हो तो यानी इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं हिंदी में, अगर याद ही हिंदी में करना चाहते हैं, सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा का मतलब होता है कि द चीफ पर्सन। एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब होता है अपना मतलब निकालना, अपना मतलब निकालना। अब अपना मतलब निकालना से एन एक्स टू ग्राइंड को रिलेट कैसे करें भाई। एक्स का मतलब है कुल्हाड़ी और ग्राइंड का मतलब है उसको शार्प करना, उस पर धार लगाना। अब अपना मतलब कैसे निकालें, मान लीजिए किसी ने हमसे कहा कि भाई जितने पेड़ आप काटेंगे उतना सारी वुड आपकी हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो कुल्हाड़ी है वो घिस गई, तो हम अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए किसी को लालच देंगे, यानी हम चाहेंगे कि हमारी जो एक्स है वो ग्राइंड होकर तेज हो जाए, यानी हम अपना मतलब निकालना चाहते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, कुल्हाड़ी और धार और लगाना और मतलब निकालने से अपना मतलब निकालना। अब अपना मतलब निकालने को इंग्लिश में कैसे कहेंगे आप, कि एक तरह से सेल्फिशनेस हुआ,
अपने मोटिव को सोल्व करना हुआ। तो इससे रिलेटेड कोई भी एक्सप्रेशन जो इंग्लिश में आ जाए, जहां पर सेल्फिशनेस आ जाए, जहां पर गेट योर वर्क डन के रूप में कोई भी काम निकालने से रिलेटेड एक्सप्रेशन आ जाए, तो वहां पर आप एन एक्स टू ग्राइंड का मीनिंग निकाल लेंगे। तो इसका यूज आप इस तरह से कहेंगे, एवरीबडी हैज एन एक्स टू ग्राइंड इन दिस सेल्फिश वर्ल्ड। तो ये एक्सप्रेशन आपकी हुई। तो आज के इस सेशन में हमने 2020 से रिलेटेड, जो कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 में आए हुए सभी इडियम्स की स्टडी की। 2020 से अलग दूसरे ईयर्स के सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस को लर्न करने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगले सेशन में मिलते हैं दूसरे ईयर के कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट इडियम्स के साथ और वोकेबलरी के अदर टाइप्स के साथ, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो सके। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू जुड़े रहिएगा। मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।